ट्रेडिंग को अगर एकदम आसान भाषा में समझना है, बेंगलोर पहले एक छोटा आबादी वाला शहर था, आज महानगर हो गया है। मार्केट में नाम कैसे बनाए? आपको बिजनेस ग्रो होएगा नहीं, खुद काम करना पहले सीखना। हमारा सेक्टर है, हम प्राउड अंगूठे छाप को नौकरी देते हैं। मछली के पास जाना है कि मेरे पास बल्क में ज्यादा ऑर्डर आए, मैं नया हूँ, ओवरनाइट कोई एम्पायर बिल्ड नहीं होता। एक आईटी में जॉब कर रहा है और उसको इस बिजनेस में आना है, पढ़ा लिखा नहीं है, 7वीं पास से 8वीं 10 है, उसी को हम उद्योग देते हैं। वही लोग हमारे पास काम है सबसे। किस तरह से मैं काम करूँ कि काम भी चल जाए, परेशानी कम आवे? मार्केट को स्टडी करो आप 4-6 महीना। 35% वी आर इम्पोर्टिंग एवरी ईयर, पूरी देश की। मंडी में मुझे कैसे नेटवर्क बनाना है? स्मॉल स्टोर खरीदिए, लोकेलिटी में करिए, मेन रोड छोड़ दीजिए। या तो इनसाइड में आप स्मॉल स्टोर लगाइए, चलेगा। बहुत मोटी डील कर रहे हो आप। वो पान बेचता रहेगा, मैं दाल बेचता हूँ। हाउ कैन आई टेक दैट बिग स्टेप? कंज्यूमर आर द किंग्स। इतने गट्स कहाँ से आते हैं यार? बड़े गट्सी हो यार आप। थोड़ा बेस बनाइए आप। बॉसकास्ट, द मेकिंग ऑफ अ बॉस। रमेश चंद्र लाहौटी जी, स्वागत है आपका बॉसकास्ट पे। नमस्कार। नमस्कार। क्या बोला हूँ आपको? रमेश जी, लाहौटी साहब, लाहौटी जी, मिस्टर रमेश, क्या बोला? रमेश जी बोलिए। रमेश जी, बहुत बढ़िया। तो रमेश जी कैसे हैं? ठीक है, व्यापार आदमी है, हाँ, व्यापार करते हैं, खुश रहते हैं। अच्छी बात है। ये बहुत कम सुनने को मिलता है, व्यापार करते हैं और खुश रहते हैं, क्योंकि जो व्यापार करते हैं थोड़ा सा उलझे हुए से रहते हैं। बट आपने तो खैर जी ली अपनी जिंदगी बढ़िया, अभी भी फुल फ्लेज बाकी है अभी। तो थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। जैसे कॉलेज, मेरा मॉर्निंग कॉलेज था, तो दोपहर के बाद में जब भी छुट्टियां रहती थी, दुकान पे जाना था, अनाज का काम था, तो देखते। और व्यापारी का जो घर में पैदाश होती है, उसके खून में समझो, उसका फितरत में व्यापार आ ही जाता है। तो हमने देखते, ऑब्जर्व करते, बातचीत जैसा पिताजी करते थे, हमारे पार्टनर्स लोग करते थे, और आड़तीय लोग जो आते थे उनसे क्या बातचीत थे, क्यों माल बेचते थे, क्यों क्या मार्जिन रखता है। तो व्यापार तो शुरू उस हिसाब से। मैंने एक फैक्ट्री में भी काम करना सोचा कि अलग लाइन जाएंगे, तो एक कॉयल मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री में गए। अच्छा। एक 100 लोकल बंदे के साथ में। हाँ। लेकिन जमा नहीं, क्यों? तो अपने क्या हिसाब किताब में अपन सही रहते हैं, तो जमा नहीं। तो फिर हमने बोला ठीक है, अपना जो खून में है बिजनेस, जो सीखा सामने दिख रहा है, क्यों ना हम यही बिजनेस शुरुआत करें। तो मैं और मेरा जो पार्टनर के और एक बेटे थे, हम दोनों सहपाठी थे, थोड़ा सीनियर है मेरे से। तो हमने सुना कि रिक्वेस्ट किए फैमिली को कि हमारे को एक दुकान डाल के दे दीजिए आप, लेकिन इस दुकान में हम नहीं बैठेंगे, हमें इंडिपेंडेंट दुकान डालना है। तो 1983 में एक सुनील एंड को बोल के हमने एक अनाज का होलसेल दालों का व्यापार बेंगलुरु शहर में न्यू तरपेट में चालू किया। अरे वाह। 82 में? 83 में। तो फिर शुरुआत में एडवांस वगैरह दिए, थोड़ा बहुत हेल्प किए। हेल्प यानी उस जमाने में क्या था, माल बेंगलुरु बहुत बड़ा सेंटर था साउथ का, स्पेशली दालों के लिए। अच्छा, मतलब यहाँ से यहाँ बाकी से शहरों में, स्टेट्स में? स्टेट तमिलनाडु, पांडिचेरी, ओके, केरला, पूरा कर्नाटक तो था ही। तो डिस्ट्रीब्यूशन में था। और क्यों, तो हम उस फील्ड बचपन से देखते आ रहे हैं। थोड़ा बहुत आप समझो कि सेटअप था, थोड़ा बहुत मार्गदर्शन था। हाँ। कि जमने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, भले ही 2 साल लगा, लेकिन पेशेंस से बैठे। शुरुआत में हमने 5 बोरी, 10 बोरी, 15 बोरी दिन में बेचे। अच्छा। दिन में बेचे। फिर 85 से 90 में ऐसा वक्त आया कि हमने भी क्यों 3-4 साल उसमें पूरा मार्केट क्या है, किधर जाता है माल, किधर खपत ज़्यादा है, कहाँ से लेना है, कहाँ से सोर्स, सब ने हमने एक स्टडी करके, तो हमने एक दाल होलसेल का व्यापार थ्रू आउट साउथ बेचना चालू कर दिया था। तो वो दिन है और आज दिन है। तो हमारे को व्यवसाय में बढ़ोतरी हुई है, क्यों? तो हमने एक नया मार्केट खोज लिया कि साउथ को व्यापार देना है। दुकान बेंगलोर में थी, लोकल मार्केट भी था, लेकिन लोकल मार्केट में उतना ध्यान कम था। जो आएगा कस्टमर दे रहे थे, लेकिन मेन व्यापार हमारा साउथ का था कि मेरे को आते ही रोज 5 से 10 टन तुअर दाल मेरे को साउथ भेजना है। रोज 5 से 10 टन? हाँ, तुअर दाल भेजना है। हमारे जो सीनियर्स है, पिताजी और जो हेड ऑफिस हम बोलते हैं, वो दुकान तो चल ही रही थी, हमारी घरों की चल ही रही थी, जो भी खर्चे सब
भरपाई हो रही थी। तो हमने सोचा कि नहीं, थोड़ा कुछ पैसा ऐसा कमाएंगे कि सभी के घर हो जाए। नाइस। तो 1990 तक सबके हमारे 5-6 घर बेंगलुरु शहर में हमने बनवा दिए। अच्छा, ये सोचा था कि हाँ। जब काम करेंगे तो इतना पैसा कमाना है कि सबके अपने अपने घर हो जाए। क्यों तो कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी तो चाहिए ना। हाँ, सही। किसके लिए अपन कर रहे हैं? देयर वाज अ गोल कि हमारे को घर बनाना है, परिवार को एकदम स्ट्रांग बनाना है। तो उस हिसाब से सब लोग मिलके परिवार के तरफ से सब सेट 1992 तक सब सेट अपने अपने ओन घर में चले गए। क्या बात है। अच्छा, हमें ये पता चला कि आप बड़े जिद्दी और बड़ा लड़ भिड़ जाते हो, सरकार में छोड़ते नहीं हो किसी को, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, ये इसकी क्या कहानी है? नहीं, ये पहले तो मैंने जैसे 1995 में बाजार यहाँ से बेंगलुरु शहर बढ़ रहा था, तो मंडी को एक जगह शिफ्ट किया, एपीएमसी मार्केट बोल के यशवंतपुर में। वहाँ से मैंने वहाँ देखा कि इंस्पेक्टर राज बहुत था, चाहे फूड डिपार्टमेंट का हो। अच्छा। सेल्स टैक्स था उस टाइम पे, उनका है, लीगल मेट्रोलॉजी का है, वेट एंड मेजरमेंट उसी में आता है। तो मैंने अपन लोग व्यापार करते हैं, अफसरशाही में अपन अपना दिमाग उधर लग जाए, दिन भर खप दे तो व्यापार क्या करेंगे। और हमारे मेंबर भी उतना अनपढ़ नहीं थे और नहीं आना चाहते मेन स्ट्रीम में। तो मैंने एक संस्था को, हमारा एसोसिएशन बनाया। फिर वहाँ से यशवंतपुर मार्केट यार्ड में जो भी एपीएमसी मंडी है उनका पूरा कोऑर्डिनेशन लिया, 7 संगठन को एक करके एक अम्ब्रेला बना दिया मैंने। तो वहाँ से मेरी शुरुआत सरकार से लड़ने, यानी कि हमारे हक के लिए कि हम व्यापार करते हैं, आपको टैक्स देते हैं, आप हमारे को संरक्षण दीजिए, ईजी रहिए। जैसा आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपका शब्द है, तो हमने वही बोला कि हमारे को व्यापार करने दीजिए, आपको क्या चाहिए लाइसेंस लीजिए आप, क्या आपको रेमुनरेशन लीजिए, लेकिन व्यापार के वक्त आप हमारे को तकलीफ दें, जो चोरी करता है उसको पकड़िए, वी आर नॉट इनटू इट। बट सरलीकरण चाहिए। और अनाज के व्यापार में 4% टैक्स था, सेल्स टैक्स था। तो हमने सरकार से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मैंने जुड़ा, रोज़ रिप्रेजेंटेशन देना, लेटर लिखना, यही काम था। रोज़ थोड़ा शाम में फ्री हुआ, एक लेटर एक से भेज दो, मिल के आओ मिनिस्टर को, उनको समझाओ कि अनाज पे आप टैक्स नहीं डालो। तो बनते 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 1% पे आ गया टैक्स। क्या बात है। फिर बहुत होता है, 4 से 1%, 1% की बचत। हाँ, फिर 2007 में वैट, वैल्यू एडेड टैक्स शुरुआत ऑल इंडिया में होने लगी थी। तो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर सिद्धरामैया जी थे। तो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एज ए इंटरनल ट्रेड चेयरमैन मैं वहाँ गया, तो उनको समझाया कमिश्नर को कि इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। तो सिद्धरामैया जी ने भी, कमिश्नर को भी हमने समझाया, उनको दिमाग में बैठ गई। और सिद्धरामैया जी की तारीफ़ करना कि विजनरी है, बात को 2 सेकंड में पकड़ ले कि लड़का जो बोल रहा है वो बरोबर है, आप इसको 0% कर दो। बोला ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं है। नहीं, आप 0% कर दीजिए। दाल, चावल, गेहूँ, अरे वाह, ये 3 आइटम जो रोज़मर्रा लगती है, आप इसको 0% है। बाकी का आप स्पाइसेस वगैरह पे जो टैक्स डालना है डाल दीजिए, फ्राइड ड्राई फ्रूट्स पे। तो उससे शुरुआत ऑल इंडिया में रिकग्निशन मिल गया कि कर्नाटक स्टेट ने अनाज के व्यापारियों के बात मान के रिप्रेजेंट मैं ही कर रहा था। तो 0% वो बाद में आगे जाके हर स्टेट ने, कम से कम 5-6 स्टेट ने इसको लागू किया है। वेरी नाइस। कि 0%, तो कंज्यूमर को बोझ नहीं पड़ा। व्यापार तो हम है, लेकिन आखिर कंज्यूमर को भी तो ध्यान रखना है। तो सर, जब आपने ये बिजनेस शुरू किया था, तो कोई ऐसा दिन या कोई ऐसी डील याद है जब आपको लगा हो यार फंस गए यार, ये मेरे बस की बात नहीं, ये छोड़ो यार, कुछ और करते हैं, ये नहीं हो पाएगा अब? ऐसा हुआ कभी? 1995 में। अच्छा। क्यों, तो मैं पूरा साउथ ही माल बेचता था। अच्छा। लोकल मार्केट को मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वहाँ अब टेक्नोलॉजी आ गई। साउथ में कहाँ बेचते थे? साउथ में तमिलनाडु के हर जिले, पांडिचेरी के हर जिले, कम से कम एक 30-35 स्टेशन साउथ के में व्यापार करता था। जैसे ही इंटरनेट आया, मोबाइल आ गए, पेजर आए, मोबाइल आए, और भाव सबको डिजिटल होने लग गया, तब मुझे लगा कि अब हम इसमें से बाहर कैसा निकलना, क्योंकि तो लोकल मार्केट मेरा है नहीं। मैं तो पूरा डिपेंडेंट साउथ से हूँ। धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं जैसे ही भाव बोलता हूँ, बोलते हैं नहीं सर, डायरेक्ट इधर ही मार आ रहा है, आपका
यानी ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है यहाँ से, समझो कोई भी एक स्टेशन से बेंगलोर आता था, बेंगलोर से मैं उसको तमिलनाडु या केरला या पांडिचेरी भेजता था, तो बोले आपका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट 1 रुपया। मैं बोला ये जो ट्रांसपोर्टेशन मैं भेजता हूँ ये अभी सिक्रेसी बेंगलोर से नहीं होएगी, डायरेक्ट जाना है। डायरेक्ट गया तो वो फिर कल का रोज क्या होता है, सिक्रेसी ख़त्म हो रही थी व्यापार का, लोगों को मालूम पड़ रहा था कि किधर से आ रहा है, क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है, और रेट्स पता चल जा रहा है। जब मार्जिन नहीं है तो फिर हम कैसे डिलीवरी देना, उनको भी कॉस्टिंग, उनका भी दुकानदारी चलना है। तो मैंने अब अपन में लगा कि अब कुछ एक 4-6 महीने हमने स्टडी किया, तो बोले हम एक निर्णय पे आए कि ठीक है भाई, 1 साल भर अपन व्यापार में देख लेंगे, नफ़ा नहीं हो तो नुकसान तो भी नहीं होने देंगे। तो हमने ट्रेडिशनल मार्केट जो बेंगलोर का मार्केट है, वो अपकमिंग था, रोज़ यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो हमने बोला ठीक है, यहाँ के लोकल स्टोर्स है, स्मॉल चेन्स है, सुपरमार्केट्स है, कस्टमर तो आते ही रहते थे, हम ध्यान नहीं देते थे, क्यों तो है तो यशवंतपुर मार्केट में आना था, हम ध्यान नहीं देते थे। क्यों, जब हम अपन रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो कंज्यूमर क्यों लेगा, क्यों लेगा। तो हमने उनको कॉन्सेंट्रेट करना गया, बातचीत करने लगे, बुलाने लगे, उनके स्टोर में विजिट किए। तो ऐसे एक वर्टिकल हमने ये सुपरमार्केट्स का, स्टोर्स का, छोटा मोटा स्टोर्स का 100-150 का बेस कंज्यूमर बना लिया उस टाइम में 1995 में। तो फिर हमने वापस सोचा कि ये बस नहीं होएगा, व्यापार वॉल्यूम देखे हुए हम, वॉल्यूम भी चाहिए। तो उस टाइम पे एक कॉरपोरेट्स जो बिग बाज़ार है, तो एक थोड़ा बहुत प्रयत्न करेंगे उनसे, अपने को तो क्लियर था कि ज़्यादा दिन ये लेने वाले अपने से नहीं है, उनको तो खाली सेटअप करना है, बाद में वो तो सिर्फ मिल से डायरेक्ट लेंगे, क्यों तो बड़े कॉरपोरेट्स है, क्यों तो फर्म भी ऐसे ही है ना, समझो मोर जिसका टेक ओवर किया बिरला है, स्पेंसर्स है जो फुटबॉल चलाता है, या फ्रेश है या जो चंद्रबाबू नायडू जी ने खोला था। सो बड़े बड़े कंपनियों के पास तो फाइनेंशियल तो था ही है, तो वो तो डायरेक्ट सोर्स करेंगे। लेकिन फिर भी एक सेगमेंट हमने, ठीक है, एक बल्क गए मार्जिन मिलो ने एक कोई व्यापार सेटअप करेंगे, वो एक वर्टिकल एक 20% चालू किया। फिर कैटरिंग के, होटल्स है, तो ऐसा बास्केट बनाते बनाते 2000 तक हम वापस साउथ से सीधा बैंगलोर सराउंडिंग एरिया तक सेंट्रिक हो गए। वाह। तो पूरा सेंट्रिक होके व्यापार कोई भी अगर कम ज़्यादा है तो चलता है, लेकिन अपना वॉल्यूम या व्यापार कम नहीं होना चाहिए। तो यशवंतपुर में हमने उसको प्रोडक्ट भी बढ़ा दिए, दाल से चावल चले गए, चावल से शुगर चले गए, शुगर से आटा मैदा चले गए, तो बास्केट बड़ा कर लिए, डाइवर्सिफाई हो गया। तो आप ट्रेडिंग करते हैं फूड ग्रेन्स और पल्सेस में, तो ट्रेडिंग को अगर एकदम आसान भाषा में समझना है तो थोड़ा उसके बारे में समझाइए कि होती क्या है ट्रेडिंग। नहीं, ट्रेडिंग यानी देखो, आपस में समझो, आप कोई भी व्यापार ले लो, एंटरप्रेन्योर बोलो उसको, व्यापार, छोटा व्यापार बोलो, हर एक जो भी व्यापारी है छोटे तरह से व्यापार चालू करता है। ट्रेडिंग की परिभाषा कुछ नहीं, कुछ माल अपन जहाँ से मिलता है वहाँ से लेके आके जहाँ कस्टमर को देना है वहाँ से, और यहाँ सप्लाई करना है, बीच में अपन है, तो उसके मद्देनज़र वो ट्रेडिंग में अपना जो मार्जिन रखे हम पास ऑन करते हैं, वही ट्रेडिंग है। आज के टाइम में अगर देखा जाए इस इंडस्ट्री में जिसमें आप हैं, फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस वाली ट्रेडिंग में, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि जो इंसान अभी आना चाह रहा है इस इंडस्ट्री में, वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है, वो क्या है? जो भी अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाइए, आप जहाँ जो भी क्षेत्र में है वो टायर 2 सिटीज़ पकड़िए आप। ओके। तो वहाँ टायर 2 सिटीज़ में आप मैन्युफैक्चरिंग में भी इजी चले जा सकते हो, क्योंकि सरकार के वजह से बहुत से इंडस्ट्री को वहाँ रिबेट है, सब्सिडी है। या फिर आप कंज्यूमर एंड पे आइए कि मेरे को कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचना है, तो उसमें आपने छोटा पैकिंग में कंज्यूमर जा सकते हैं। और मैं तो बोलता हूँ आप सर्विस करने के बजाय एंटरप्रेन्योर बनिए, तो आप अपने फर्स्ट, हर एक आदमी का चाह क्या है कि अपनी फैमिली को संभाल सके, इसमें अपॉर्चुनिटी है। और छोटा व्यापार, हर व्यापार छोटे तरह से ही चालू होता है, और जैसा जैसा बढ़ेगा आपको अपने आप दिशा मिलती जाएगी, आप आगे बढ़ सकते हो। तो आप ये कह रहे हैं छोटे शहर में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो, वो नहीं, जहाँ पैदावार है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में
महानगर में तो कोई, ये तो टर्मिनल मार्केट है, ठीक या बात। तो खाली उपयोग के लिए माल बिक्री लेन देन होता है, जैसा आज मैं बेंगलोर में कर रहा हूँ। हाँ तो जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, अगर महानगर में आना है तो आप रिटेल में जाइए, छोटे मोटे स्टोर्स खोलिए, कपड़े का खोलिए, जो भी आपका पसंद है वो खोलिए। लेकिन पहले खोलने के पहले अगर महानगर में आना है तो कैपिटल ज़्यादा लगती है। इसके लिए मैंने 2 टायर सिटीज़ में बोला जहाँ भाड़ा कम है, आप खुद संभाल सकते हो, और थोड़ा पेशेंस रखना में, जैसा ग्रो होएगा आप शिफ्ट हो सकते हो। और आप बता रहे हो सरकार की मदद पूरी है? हाँ, सरकार की subsidies मदद हैं। पूरी है, सब्सिडी है, बैंक्स लोन दे रहे हैं। हमने जब स्टार्ट किया वहाँ कुछ नहीं था, बैंक्स ही नहीं देते थे। तो आज क्या क्या ट्रेड करते हो आप? मैं आज मोटा मोटा आज एट प्रेजेंट में दाल है नहीं, हर नमूने के दाल, चना, काबुली, मसूर, राजमा, जो भी आजकल जो नॉर्थ इंडियन डिशेस में लगता है उसके पूरा व्यापार करता हूँ। गेहूँ करता हूँ, हर नमूना के फ्लोर्स करता हूँ, विशेषकर गेहूँ, चावल, हर नमूने के चावल, बासमती से लेके आम आदमी इडली राइस या छोटा मोटा ठेला बनाने वाला स्टीम राइस, शुगर, पोहा, मूंगफली, बढ़िया। एक बास्केट मैंने रेडी किया कि एटलीस्ट उनका एक 50% मैं उनको दे सकूं कोई भी कस्टमर में प्रोडक्ट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जब काम आप शुरू करते हैं तो मैंने इसमें देखा है या तो वो आदमी करता है जिसका एक प्रॉपर पुराना बिजनेस चला आ रहा है, पापा करते थे, दादा करते थे, या तो वो आदमी करता है या वो करता है जो छोटे शहर में चले जाए, क्योंकि वहाँ भी अभी बिग बाजार कई शहरों में नहीं है, छोटे शहरों में, तो वहाँ आप करते हो, राइट? तो जब आप शुरू करते हो तो कितना कैपिटल लगता है स्टार्ट करने के लिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? हमारी शुरुआत 83 के माहौल अलग था। हाँ, वो तो उसमें आज के तारीख में आज अगर के मैं तारीख, बोलूं, हाँ, अगर छोटा मोटा अगर व्यापार करना है, अगर स्मॉल कंज्यूमर पैकिंग में जाना है, कंज्यूमर यानी स्मॉल स्टोर खोलना है, हाँ हाँ, तो B2 टायर्स में 8 से 10 लाख रुपए में अगर लागत हो, छोटे शहर में, छोटे B2 टायर सिटीज, तो समझो मैसूर ले लो, मंगलोर ले लो, अगर समझो आप विजयवाड़ा, वरंगल ले लो, मंगलोर ले लो, तो एक मोटा मोटी, क्यों तो किराया कम है वहाँ, जो दुकान लेते हैं ना वो किराया, और बहुत से लेना वहाँ जहाँ फ्लोटिंग कस्टमर हो। ऐसा नहीं कि मैं रिमोट के अंदर गली में बैठ जाऊँ। फ्लोटिंग कस्टमर रिटेलिंग में बहुत ज़रूरी है। या फिर आप ऐसा प्रोडक्ट चुनिए कि आप मैन्युफैक्चरिंग में जाके एक प्रोडक्ट चुनिए, आप पुटाना बनाना है समझो। एक एग्जांपल लेता हूँ, अब चना है, कर्नाटक में कौन सा चना बेल्ट है, वहाँ आप एक पुटाना का मिल लगे के महानगर में बेचिए, होलसेल पैक में भी बेचता है, रिटेल पैक में भी बिकता है। पोहा बनाइए। 2 टायर सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। अगर महानगर पालिका में भी अगर आप करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन लागत थोड़ा ज़्यादा होएगा। करेक्ट। लेकिन पेशेंस रख के करना कि मेरे को 1-2 साल लगेगा जमने में। ऐसा नहीं है कि आप हिम्मत नहीं हारना कि नहीं चल रहा है, लेकिन लेना जहाँ फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग कस्टमर बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप जब इन्वेस्ट करते हो तो क्या मार्जिन सोच के करते हो कि यार मैं इतने पैसे लगाऊंगा, इतना मुझे मार्जिन है, या मार्जिन बाद में देखी जाएगी, अभी बस काम चलना चाहिए, शुरू करो, कुछ बन जाओ, फिर देखते हैं मार्जिन? नहीं, देखो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग मार्जिन रहते हैं। हाँ, नहीं ऐसे दाल चावल की बात, अनाज की बात करते हैं। अनाज की बात करते हैं तो देखो होलसेल में 1% का मार्जिन है। हाँ, रिटेल विंग में गए तो 20% मार्जिन है। करेक्ट। उसमें आप समझो उनका क्रेडिट कार्ड, पैकिंग, ये सब गए तो उनके हाथ में 8 से 10% आता है। ठीक है, आता है। मैन्युफैक्चरिंग में एक 5-7% बचता है। लेकिन हम जब भी मैं माल खरीदता हूँ, थोड़ा मार्केट का क्रॉप स्टडी करता हूँ, किस टाइम पे क्या माल आने वाला है। मूंग कौन सा टाइम में आने वाला है, उड़द कौन सा टाइम में आने वाला है, गेहूँ कब आ रहा है, चावल धान कब आ रहा है, कौन सा किस्म का धान कौन सा स्टेट में आ रहा है। तो उसको हम स्टडी, बातचीत होते ही रहती है हर स्टेट से, तो रोज़ खरीदारी रहती है कि मानसून, अभी बारिश समझो आज की लीजिए, बारिश बहुत है, मूंग और उड़द पे असर है, तो हम थोड़ा स्टॉक बढ़ा लेते हैं। तो एक बेसिक मिनिमम प्रॉफिट में हम काम करते हैं। तो आप कभी रिटेल में नहीं गए, आप हमेशा B2B रहा आपका? हाँ, हमारा B2B सेगमेंट में ही था। मैं कभी D2C कभी नहीं? हाँ, नहीं गए। तो बोरी की बोरी वाला हिसाब है, जैसा पैक आता वैसे ही बेचते हैं। आपका पैकेजिंग से कोई लेना देना नहीं? कोई लेना देना, बस आपका गोदाम है, वहाँ माल पड़ा हुआ है, आपकी एक दुकान है जहाँ पे आप डील करते हैं? हाँ, डील करते हैं। ऐसा ही है? वेरियस प्रोडक्ट जो पैकिंग में आता है वैसे ही बेचता है, उसमें कोई कटिंग नहीं होता, कोई रिटेल को व्यापार नहीं होता। तो अगर एक बोरी लेना है कंज्यूमर, आप भी आए, एक बोरी पूरा लेते हो तो मैं देता हूँ आपको, लेकिन उसमें कटिंग 5 किलो दे दो। तो बोरी में ही आता होगा मतलब, और पैकिंग क्या है? पैकिंग
इन सैक्स। सैक्स या जब कोई मान लीजिए कोई नया इंसान है, एक आईटी में जॉब कर रहा है या किसी भी प्रोफेशन में है और उसको इस बिजनेस में आना है, तो उसका वो पहले 3 महीने क्या होंगे, क्या उसका एक प्रोसेस होगा? कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ बता सकते हो कि पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना? नहीं, पहले तो समझो कोई एक आईटी का यंग बच्चा आना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, फर्स्ट उसका फोकस चाहिए कि उसको कौन सा सेक्टर में जाना है। नहीं, मान लीजिए उसको इसमें ही आना, फूड ग्रेन्स और अनाज में। तो मैं तो सुझाव देता हूँ कि वो कोई भी किधर भी, समझो वो नया है, उसको कोई कांटेक्ट नहीं है, हाँ, समझ लीजिए उसको कोई कांटेक्ट, उसको करना है व्यापार, ठीक है, तो कोई भी एक स्टोर में एक काम कर ले, स्टडी करें, अच्छा से दुकान में नौकरी ले लो या किधर भी कोई स्टोर में कर लो, रिटेलिंग में जाना तो रिटेल में जाओ, होलसेल जाना तो होलसेल स्टोर में जाओ, कहीं ना कहीं थोड़ा बेस बनाइए आप। वो मार्केट को स्टडी करो आप 4-6 महीना, ज़्यादा नहीं, एक 4-6 महीने में आपको स्टडी आ जाएगा। और आपको लगता है कि मेरे को छोटे पैमाना करना है तो आप रिटेलिंग में जाइए। अगर आपको क्वालिफाइड है, आपको लगता है कि बैंक मेरे को दे, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, छोटा यूनिट लगा सकते हैं। जैसे रीपैकेजिंग आजकल बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। सो ये जो स्टोर्स है, मल्टी जो भी कॉर्पोरेट स्टोर्स है, चाहे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन या कुछ भी, तो वहाँ पे उनको पैकिंग करके देने वाला चाहिए। उनको आप एक प्रोडक्ट चुन लीजिए, आपका ब्रांड क्रिएट करिए। सही बात। समझो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप तुअर दाल लीजिए या पोहा लीजिए, आप आपके होलसेल में मंगा के पैक करिए, आपका ब्रांड डालिए, वो प्लेटफॉर्म में उसका मार्जिन दीजिए, आपका प्लेटफॉर्म ब्रांड चलाइए। थोड़ा चले तो आप उसको रजिस्टर्ड जरूर पहले कराइए। हाँ, रजिस्टर्ड कराना बहुत जरूरी है अगर रिटेलिंग में है तो। लोन वगैरह मिल जाता है आसानी से? मुद्रा मिलता है, मुद्रा लोन मिलता है, लेकिन उसको भी वक्त लगता है, ऐसा इजी नहीं है सरकार का प्रक्रिया। आपके पास रिकॉर्ड्स पूछेगा, सब करेगा। लेकिन और एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा अनाज का व्यापार है, हम कोई गवर्नमेंट से बंधे हुए नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है, हमारी फंडिंग प्राइवेट से ही होती है, फैमिली से ही होती है, उसी से होती है, हम कोई गवर्नमेंट के डिपेंडेंट नहीं है। तो उसके बाद फिर क्या रजिस्ट्रेशन करके आप एक प्राइवेट से दुकान लीजिए, या आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, गवर्नमेंट के सब्सिडी लैंड कहाँ है, कहाँ आ रहा है, कहाँ प्रोडक्ट है, वास्ट प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर भी, जो सेगमेंट में जाना है कर सकते हैं। सर, ये रजिस्ट्रेशन हो गया, हमने कैपिटल वगैरह लेके रिसर्च ले काम शुरू कर दिया। अब सवाल आता है कि मंडी में मुझे कैसे नेटवर्क बनाना है, किससे माल लेना है और किस तरह से मैं काम करूं कि काम भी चल जाए, परेशानी कम आवे, उस हिसाब से। नहीं, वो अब समझो, आप अनाज का ही ले लो, आप मंडी में घुसना है आपको, हाँ, एक 2 वर्टिकुलर, आपको मैन्युफैक्चरर बनना है या फिर एक प्रोडक्ट आप चुन रहे हो, ठीक है, खाली उसकी ट्रेडिंग करना है, ठीक है, होलसेल में करना है या रिटेल में करना है। अपन ट्रेडिंग की बात करते हैं। हाँ, ट्रेडिंग में अगर होलसेल ट्रेडिंग करना है, रिटेल ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर होलसेल करना है तो आप B2 टियर सिटीज़ में जहाँ भी ये माल उगता है, पैदावार है, वहाँ आप आपका यूनिट डालिए मंडी में। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हाँ, 6 महीना सीजन चलता है, कोई भी सीजन, हाँ, वो प्रोडक्ट वहाँ जो ज़्यादा माल आता है उस टाइम पे, समझो अभी मूंग है, मूंग आ रहा है, रायचूर, गदग, बिदर, अपना स्टेट का ही बात कर रहा हूँ, गुलबर्गा, ठीक है, कोई भी एक मंडी है, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन खोलिए, आप लीजिए माल, ग्रेडिंग बनाइए। पहले क्या ऐसा ही माल बिक जाता था, हाँ, किसान लेके आया, वो बोरी वापस रिफिल करके लेके आ गया। अब क्या ग्रेडिंग हो गया है, अच्छा, उसको ग्रेड करिए A, B, C में। आजकल पूरा साफ सुथरा माल रहता है, वो ग्रेडिंग के मशीन से उधर ही वही मंडी में ग्रेडिंग करके। हाँ। ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग यानी समझो डिस्टोनर है, कलर अलग अलग हो जाता है। ओके ओके, क्यों, तो इनोवेशन है पूरा। हाँ हाँ हाँ, तो उसकी मशीन आती है, मशीन सब मशीन है, हाँ। सार्टेक्स मशीन है, डिस्टोनर मशीन है। कितने की आती है मशीन? होल यूनिट एक 10 लाख में आ जाएगी। अच्छा, ठीक, क्यों, बल्क पैकिंग करना, आपने कोई छोटा पैकिंग तो करना हाँ, है। करेक्ट, डिस्टोनर लगा लिया और एक अपना ब्रांड क्रिएट कर लिया, एक ब्रांड लगा लीजिए आप। ठीक है, और कोई भी होलसेल मार्केट में आप एक एजेंट्स रहते हैं, हाँ, ब्रोकर्स, आपका होलसेल में अगर देना है तो वहाँ से, आई एम टॉकिंग अबाउट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम होलसेलर फॉर वन प्रोडक्ट टू मार्केट कहाँ है, कोई भी एक मार्केट में जाइए, आपका प्रोडक्ट में वेरिएशन स्टार्टिंग लगेगा, थोड़ा बहुत आपको एंटर करना है तो आपको कास्ट में देना ही पड़ेगा, जब तक आपका माल थोड़ा में डिमांड नहीं करेगा, थोड़ा तो सहना पड़ेगा। तो उस प्रक्रिया को आप जानिए पहले। इसके लिए मैंने बोला कि थोड़ा जो भी आप करें उसमें होमवर्क करिए। अगर आपको सीधा स्ट्रेट अवे मेरे जैसा B2B में आना है तो बेंगलोर महानगर पालिका में अगर आना है तो आपका बैलेंस शीट आज के तारीख में, क्यों तो एक तो
दुकान मिलना मुश्किल होता है महानगरों में। दुकान अगर मिल भी गया तो कैपिटल बढ़ जाता है। करेक्ट। अगर कैपिटल नहीं है, जब तक आप कैपिटल से खरीदोगे नहीं, कंज्यूमर को आप पास ऑन करोगे तो आपका मार्जिन खत्म हो जाएगा। कंपटीशन बहुत है। नहीं, कैपिटल कम ही है, हम ये लेके चल रहे हैं। तो कैपिटल कमी है तो मैं तो बोलता हूँ कि सुझाव का व्यापार रहना है तो समझो बेंगलोर मार्केट यशवंतपुर में नहीं खोल के आप टुमकुर में खोल लीजिए, आप चिकबल्लापुर खोल लीजिए, आप मंड्या खोल लीजिए। ठीक। मंड्या खोले, B2 सिटीज में ग्रोथ भी है, कॉस्ट कम है, अगर पूंजी सीमित है करिए। तो क्या मंडी की कोई एसोसिएशन होती, कहाँ बात करें? मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर चना मूंग पिकअप किया मैंने कि चना मूंग का आप ट्रेडिंग करना है तो मंडी में जाइए, APMC का लाइसेंस लीजिए। मंडी में ऑक्शन में आपको माल उठाना है, ओपन ऑक्शन है, आपका बिड करिए। ठीक। 2-4 बार जाइए, आपको ही पता चल जाएगा क्या डालना है मेरे को, क्या ग्रेड का माल है। ठीक। तो इसके लिए बोलो रिसर्च करना है, फिर आप लेके आके महानगर में कहीं भी मार्केट बना लीजिए अपना। लागत भी कम है, आपको मार्केट टैप करने भी, आप दो प्रोडक्ट कर सकते हो, 6 महीना एक कर सकते हो, 6 महीना दूसरा कर सकते हो। अगर उसी में आपको एक्सेल हो गए, प्लांट लगा लीजिए, दाल बना के बेच दीजिए वहाँ से। अगर आपको महानगर में ही रहना है तो APMC मंडी में क्यों, तो कंपटीशन बहुत है। जहाँ मैं व्यापार करता हूँ 800 दुकान है, हर कोई दाल चावल सब बेचता है, सब बेचता है। तो उसके बीच में आपको रहना है, बहुत टफ है, तो मुश्किल है। तो इसके लिए स्टडी है। अगर आप 5-10 साल B2 टायर सिटीज में ट्रेडिंग करके समझ लेते हो कब करना है कब लेना है, तो आप दुकान डाल दीजिए ना, आप कोई रोकेगा नहीं। एक्सपीरियंस हो गया और यहाँ भी नेटवर्क बनी गया, नेटिव बन गया तो लगा सकते हो। लेकिन छोटा पूंजी है, या तो फिर फार्मर से जुड़ जाइए उधर ऑक्शन लेके। ऐसा नहीं कि हर माल प्रोसेस होता है, हर माल प्रोसेस कच्चा भी बिकता है। बिल्कुल ठीक। मूंग है, चना है, सोयाबीन है, बिल्कुल बेचिए ना आप, मकई है। अच्छा, आपका बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा है? किस तरह का स्ट्रक्चर है? शुरुआत किया था तब क्या था, अभी क्या है फिलहाल? नहीं, जो भी है पार्टनरशिप में स्ट्रक्चर था वही चल रहा है आजकल। अच्छा। अगर मनमुटाव है तो अलग हो जाते हैं। छोटे व्यापारी को कैसा स्ट्रक्चर शुरुआत में बनाना चाहिए? शुरुआती में प्राइवेट लिमिटेड बना दें, LLP रखें, प्रोपराइटरशिप में आ जाएं? मैं तो बोलता हूँ शुरुआत आप कुछ भी करिए, अगर भागीदारी में करना है तो पार्टनरशिप में जाइए, नहीं तो प्रोपराइटरशिप अच्छा है। को जब आप फर्म का बड़ा हो जाएगा तब का तब सोचना है LLP करना है या प्राइवेट लिमिटेड करना है। भगवान करे कि हो जाए जल्दी, लेकिन उसको समय लगता है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस क्या क्या होते हैं? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन समझो, अगर समझो अनाज के लिए में तो APMC का लाइसेंस लेना पड़ता है। एक FSS है। APMC आप बता रहे हो इधर के लिए, कर्नाटका, जिस भी स्टेट में जो लाइसेंस है, जो भी स्टेट में वो लाइसेंस लीजिए, वो लेना पड़ेगा। अगर फूड में है तो FSS है, फूड सेफ्टी का लाइसेंस लीजिए, फिर बाद में GST रजिस्ट्रेशन करिए। मोटा मोटी 3 रजिस्ट्रेशन है। और एक अगर अनाज के व्यापार में आता है तो वेट एंड मेजरमेंट, यानी आपका पैकेजिंग को एक 4 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। बाकी का तो जैसा ग्रो होगे, प्राइवेट लिमिटेड का अलग कानून रहेगा, LLP का अलग रहेगा। सही बात। तो वो तो कानून की प्रक्रिया है, लेकिन बेसिक 4-5 जो स्टेट के रजिस्ट्रेशन है, मुख्य है GST रजिस्ट्रेशन। अगर पार्टनरशिप हो तो वो रजिस्टर करा लीजिए आप, प्रोपराइटर है तो वो रजिस्टर कर लीजिए आपका डॉक्यूमेंट। समझ गए। और आपका फूड में आना तो FSS से लाइसेंस लीजिए, एंटरप्राइज चालू कर सकते हैं। और रेंटल अग्रीमेंट, तो वो मैंडेटरी लगता है हर एक के लिए कि आपका दुकान कहाँ है, वेरिफिकेशन करना। ठीक बात। तो दिस आर बेसिक रिक्वायरमेंट। अच्छा, अभी वो मेजरमेंट की बात कर रहे थे, इसमें मेजरमेंट में बहुत फंसता होगा आइटम, क्योंकि कुछ किया मेजर हल्का सा ऊपर नीचे और बहुत मोटी डील कर रहे हो आप। देखो पैकेज, हमारा व्यापार ऐसा है कि मॉइस्चर बहुत आता था पहले एक ज़माने में। वहाँ तोल के 100 बेचते थे, यहाँ 99 ही रहता था। तो दैट वी हैव सीन। सो उस टाइम पे हमने एक एसोसिएशन बना के हमने किया कि आप 101 किलो भरिए। हम यहाँ बोलते थे कि 100 kg ग्रॉस, आपको 99 ही मिलेगा बैक के जाते हुए, क्यों तो वेरिएशन आ जाता है। वो इश्यूज तो है, लेकिन आज when you compare to 1980s to 2020, पैकेजिंग इंडस्ट्री हैज रेवोल्यूशन। हर एक चीज़ का सॉर्टेक्स है। कोई भी आप यशवंतपुर में, आई कैन वॉच दैट वी हैव ट्रांसफॉर्म दिस इंडस्ट्री। फूड हैज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एन ऑर्डिनरी, जो भी किसान उगाता था, धूल मट्टी सब आ जाती थी। तो आज वो स्थिति नहीं है, सब प्रोसेस होता है।
आप जो भी आता है रेडी यूज़ आपका कंज्यूमर पैक लीजिए, सीधा कुक करिए. सो दैट टाइम्स हैव चेंज. उसमें उद्योग भी बढ़ा है, पैकेजिंग का भी बढ़ा है, रीपैकर्स का भी बढ़ा है. और मैं तो चाहता हूँ कि छोटे जो अब उद्योग कर रहे हैं आप रीपैकेजिंग में जाइए, बहुत बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है वो. हाँ, रीपैकेजिंग क्या होता है? छोटे मोटे पैकिंग बना के अच्छा, बड़ा आया उसका छोटा एक छोटा बना। करके आप बेचिए, आपका ब्रांड बनाइए. वैसे कि बहुत अच्छा है और बहुत लोग कर भी रहे हैं. हाँ, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन दैट हैज स्कोप. उसमें स्कोप है. बस आपको नेटवर्क थोड़ा चाहिए, स्केप customer चाहिए, या मॉडर्न रिटेल में जाना है. मॉडर्न रिटेल यानी कोई प्लेटफॉर्म में बेचना है, या आपका स्टोर में बेचना है, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप में मार्केटिंग कर रहे हैं. Correct. आप बनाइए, आप छोटा पैकिंग में जाइए, पैकेजिंग इंडस्ट्री बना के जाइए. आप मेहनत लगेगी हाँ नहीं सही और रिटर्न्स आएगा. नहीं नहीं ठीक है. रिटर्न्स आएगा, भले ही थोड़ी देर लगे लेकिन रिटर्न्स आएगा. ब्रांड बना लीजिए आपका, आप दीजिए ना, प्लेटफॉर्म में बेचिए. रात को ई कॉमर्स की बात कर रहे हो? हाँ, ई कॉमर्स. मैं तो अभी समझो रात को 6 बजे दुकान घर बंद करके आ जाता हूँ. वो बाजार खुलता है रात को 9 बजे. मैं सवेरे उठ जाऊँ तब तक तो माल बिका हुआ रहता है, डिलीवरी होती रहती है. करेक्ट. तो मार्केट को टैप करना है, किस हिसाब से करोगे आपके ऊपर है. आपको ऑनलाइन जाना है, ई कॉमर्स में जाना है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में करना है, या लाइव स्टोर जाना है. लेकिन आप एंटरप्रेन्योर बनिए. अच्छा, अपनी ट्रेडिंग में मैन पावर क्या लगती है? क्या टीम है आपकी? शुरुआत में कैसी थी, फिर अभी क्या लगी? शुरुआत में तो हम 2 थे, एक सब स्टाफ को रखे थे. अच्छा. और जो हमारे यहाँ लोडिंग अनलोडिंग रहते हैं वो तो 3-4 लोग बंदे थे. और जैसे जैसे ग्रो है, स्टाफ बढ़ा है. कब कब आपने टीम को बढ़ाया और कैसे कैसे टीम का आपने सोचा कि मैं अब ये टीम रखूंगा, अब मुझे कम चाहिए, अब मुझे ज़्यादा चाहिए? थोड़ा अपनी जर्नी के हिसाब से बताइए ना. नहीं, मैंने पहले भी जब भी अपन काम करते हैं, चाहे कोई भी व्यापार हो, खुद काम करना पहले सीखना चाहिए. जब तक आप टेबल पे आपका टाइम डिवोट नहीं करोगे, आपको बिजनेस ग्रो होएगा नहीं. सही. आप दूसरे पे डिपेंड हो जाओगे, आप जैसा सोचेंगे वैसा वो करेगा नहीं. किधर ना किधर तकलीफ आने वाला है. जो मेन है, होल्ड रखिए. आप भले प्रोप्राइटरशिप में अकेले हो, आप कर सकते हो. 2 स्टाफ रखिए, बिलिंग है, डिलीवरी बॉयज़ हैं, लोडर्स अनलोड है, कोई माल हल्का भेजा है, क्लीनर्स है. तो एक शुरुआत में अगर समझो 4 लोग काफ़ी है. कोई बैंक आ गया है, लेकिन खुद का खुद अगर समझो मेरे दुकान में हमने शुरुआत की है ना, बिल भी हम डालते थे, माल भी सैंपल उसको बताते थे, पैसे भी गिनते थे, बैंक भी जाते थे. मल्टीपल काम करने पड़ते. मल्टीपल क्यों, तो एक आदमी डिपेंडेंट हम स्टाफ रख रहे हैं, लेकिन अगर कल का रोज वो नहीं आया तो अपना काम रुकना नहीं चाहिए. अब पता होना चाहिए क्या कर रहा है. हाँ, तो और जो 4 का स्टाफ है, आज समझो एक 20 का स्टाफ लेके चल रहे हैं. और हमारे को मालूम है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखते हैं. अगर थोड़ा काम बढ़ गया तो उसका पे बढ़ा दो. उसको बोलते हैं 1 घंटा आपको ये भी करना पड़ेगा, आपका पे ले लो. हाँ ठीक है. तो स्टाफ बढ़ाने, क्वालिटी स्टाफ मिलना चाहिए, काम करने वाला मिलना चाहिए. सर, मालूम कैसे चलता है कौन से सीजन में कौन सा माल लिया जाए? कैसे परखा जाए कि ये माल इस सीजन में सही रेट और मेरा मुनाफा? नहीं, देखो, हम तो 30-40 साल से इस फील्ड में हैं, अनाज के व्यापार में. मोस्टली मैटर करता है बारिश से. इंडिया का अग्रेनियन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन रेन. बारिश कौन सी स्टेट में कैसा हुआ है, उसकी सोइंग, बोवाई कैसी हुई है. एग्रीकल्चर का पेपर्स पढ़ते हैं. और अभी तो पेपर्स है, टेक्नोलॉजी है, करेक्ट, डेटा मिल रहा है, ऐप है. हाँ. पहले तो हमारे को वो हर गांव को फ़ोन करते थे. रेट कैसे पकड़ते हो मंडी में? जो भी जहाँ भी माल आ रहा है, कच्चा माल, ऑक्शन होता है. और उसका फ्लो कैसा है. बाजू का स्टेट बॉर्डर है 50 किलोमीटर में, वहाँ क्या भाव है, ये यहाँ क्या भाव है. दोनों का क्रॉप सिमिलर रहता है, यानी सोइंग. हाँ जी. वही कमोडिटी की रहती है जी. तो फ्लो कैसा है, क्वालिटी कैसा है, ऑक्शन क्या भाव जा रहा है, या 15 दिन के बाद में उसका फ्लो कम तो नहीं हुआ मार्केट में अराइवल, उस ट्रिप पे वो भाव कायम हो जाता है. इन अराउंड MSP के पे चलता है. पैदावार कम हो गए, किसी को कीड़ा लग गया है, या कोई 2 स्टेट फेल्यूर है, तो
स्टार्टिंग से ही ऊंचा भाव चालू हो जाता है तुअर का या कोई भी अनाज का, समझो चना हो, उड़द हो, मूंग हो, तो बेसिकली वहाँ से ये भाव चालू हो जाता है। मोटा मोटी ग्राफ फिगर आता है कि ये भाव है, तो दाल ये भाव 33% लेस करके दाल के भाव ये रहेंगे, कच्चा माल का ये भाव रहेगा। कोई सीक्रेट है रेट कम लेने का, या क्योंकि ट्रेड में तो क्या है ना, जितने सही रेट पे आपने लोगे और जितने अच्छे रेट बेचोगे बेनिफिट उतना ही है आपका। तो उसका कोई सीक्रेट है जिससे कि कम से कम में अब बढ़िया माल लिया जाए? नहीं, देखो ये तो फिर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी रहना चाहिए। अच्छा माल काश्तकार जब बेचने आएगा, क्वालिटी अच्छा आएगा वो टाइम में, समझो नवंबर में क्रॉप आ रहा है, हाँ। तो दिसंबर में मार्केट में बहुत अच्छा क्रॉप ऑक्शन में मिलेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा आपको। आपको क्वालिटी का अगर माल बेचना है, 2 पैसा कमाना है, अगर कस्टमर को आजकल कोई भाव 1-2 रुपये मायने नहीं रखता है, करेक्ट, उसको क्वालिटी चाहिए, तो उस टाइम पे स्टोरेज रख के आप करिए, आपका कैपिटल का बेनिफिट आ जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा बिजनेस के बारे में बात करें तो ट्रेडिंग में उधार चलता ही चलता है, क्रेडिट पे काम तो होता ही है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। आप कैसे मैनेज करते हो क्रेडिट? व्हाट इज योर वे ऑफ मैनेजिंग दिस? आज का स्थिति अलग है। पहले मैंने जब शुरू किया, अनाज का ऐसा व्यापार था कि क्रेडिट 8 दिन का ही था जो मैं कंज्यूमर को बेचता था। सप्लायर को भी 8 डेज 10 डेज का ही क्रेडिट था। माल बेचने का कैपेसिटी बाय लक समझिए, व्यापार मेरा चल गया, तो मैंने जो सप्लायर थे उनको बोला कि मैं 3rd डे आपको पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे एक बार डिस्काउंट दे दीजिए 1%। जब तक पहले डिस्काउंट नहीं था हमारे व्यापार पर, भले ही माल बिको नहीं बिको, आपको मैं 1% काट के दे दूंगा। तो मैंने जैसे ये मॉड्यूल किया है कि 1% भी मेरा बच गया तो मेरा वॉल्यूम टर्नओवर पे गया था। सच बात है, हाँ। तो उस हिसाब से सेटिंग हो गया, सामने उधार देता था, इधर कैश लेता था। तो ग्रो होते होते उधार जैसा वर्ल्ड वाइड सिनारियो है, आज कपड़ा हो, सोना हो, सब उधार पे मिलता है होलसेलर्स में। 30 दिन मामूली बात है। हाँ, करेक्ट, 30 दिन मामूली बात हो गया, अनाज में भी सही बात। तो कोशिश यही रहती है कि हमारे को, हाँ, अगर मैं कैश में माल लूँ, क्रेडिट में दूँ, तो थोड़ा मार्जिन बचता है। तो उस मॉडल पे हमने एक 20 साल से कायम रखा है अपने कि हम 90-95% माल समय पे दे देंगे। यहाँ भले उधार 10 दिन आगे जाओ, 15 दिन आगे जाओ, लेकिन थोड़ा मार्जिन मिलता है। जिसको चाहिए उस हिसाब से उधार लेता है, उस हिसाब से रेट लगता है। समझ गए। अच्छा, आप भी तो मतलब मुझे ये भी जानना है, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैं भी इस इंडस्ट्री में नया हूँ, मुझे नहीं मालूम है कैसे काम होता है यहाँ पे। एक तो मैं नया हूँ, दूसरा मुझे उधार पे चलना है, तो ये मैनेज करना बड़ा टफ है। नहीं, अगर उधार पे लेके उधार वापस बेचना है, ये जमेगा नहीं इस फील्ड में। एग्रीकल्चर, हाँ, करेक्ट, एग्रीकल्चर क्या, अब मैं जो पहले बोला कि B2 टायर सिटीज़ में चला, ये किसान से माल खरीदे, वहाँ तो पूरा क्या है, कैश है, सही बात, लेकिन छोटे पैमाने में हो जाता है उधर। हाँ, समझो आपको 2 गाड़ी का पेमेंट रख लीजिए, बराबर है, हाँ, तो हो जाएगा। हाँ, सिटीज़ में आपको वॉल्यूम बहुत करना है, तो कैपिटल लगता है। सिनारियोज हैव चेंज्ड, लेकिन आप बैंक से भी ऋण लेके करें तो ब्याज भरने में मार्जिन्स उतना नहीं है, वही तो क्या फायदा, नॉट लुक्रेबल। तो मतलब फिर आप रिटेलिंग में जाना, मतलब वो ये फिर कैपिटल होना ही चाहिए आपके पास। होलसेल में रहना है, कैपिटल रहना है। रिटेल में जाना है, ठीक है, आपके पास जो पूंजी है लगेगा, चलेगा, मार्जिन है। होलसेल व्यापार में चाहे कोई भी व्यापार हो, अनाज का हो, कपड़ा हो, अब उधार पे लेके मैं उधार बेचूंगा, वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, मार्जिन नहीं है। डिफॉल्टर निकलते हैं इसमें, डिफॉल्टर होते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन बहुत फ्रॉड है। हाँ, प्राइसिंग का फॉर्मूला क्या रहता है आपका? कैसे आप प्राइस करते हो और कैसे फिर उसको आगे, मतलब कुछ उसका फॉर्मूला? प्राइसिंग में कभी 1% मार्जिन रखते हैं, कभी नहीं रखते हैं। ओवरऑल इफ यू सी होल ईयर का देखते हैं, किसी में भाव बढ़ गया है तो 5-6% छूटता है,
किसी में नहीं भी छूटता है पूरा साल भी। तो ओवरऑल इफ यू टेक होल ऑफ दिस होलसेल ट्रेड इज 1 or 2% होलसेल। और 3-4 साल में ऐसा साइकिल आता ही है कि आप जो भी प्रोडक्ट लेते हो उसमें अप्रिसिएशन बहुत होता है। करेक्ट। तो उससे हम गाड़ी साइकिल हमारा चल रहा है। कोई भी एक प्रोडक्ट साथ दे देता है। करेक्ट। उससे बट यू हैव टू ट्रस्ट दैट, क्योंकि आपको भी नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट है। हाँ प्रोडक्ट, लेकिन एक 25% तो अनुमान लग ही जाता है कि ये माल आज एक बार रखना है। फेल्यूर भी होते हैं, भाव भी नहीं आता है, पेशेंस से बेच देते हैं, बाद में भाव आता है। मार्केट में नाम कैसे बनाएं, खासकर B2B में जब आप बात कर रहे हैं, मंडी में भी आपका पकड़ एक नाम होना चाहिए, कस्टमर भी आपका। देखो कस्टमर से ज़्यादा मंडी में भी अगर समझो बोथ बायर एंड सेलर, whom we buy or whom we sell, नाम अगर बनना है तो आपका व्यवहार, आपका और हमारा पूरा व्यापार ज़बान पे चलता है। अगर कमिटमेंट सही किए तो आपको बायर माल की कमी नहीं होने देगा, सप्लाई करते जाएगा, कितना भी माल ले लो आप। कमिटमेंट और पेमेंट, और इस तरफ कस्टमर साइड में अगर रहे ना, उसको सप्लाई, उसको क्रेडिट फैसिलिटी और उसको जो क्वालिटी लगती है सही दाम में दे तो वो भी इधर उधर नहीं देखेंगे। बराबर। ये 3-4 फैक्टर अगर अपन पकड़ के चले, और मेन है अपना व्यवहार, उनसे कैसे आप व्यापार करते हो। आफ्टर ऑल इट इज कन्विंसिंग यू बाय फ्रॉम मी। करेक्ट। व्हाई यू शुड बाय फ्रॉम मी? आई एम गिविंग दिस गुड क्वालिटी एंड दिस विल रन इन योर शॉप, प्लीज ट्राई दिस। तो उस हिसाब से ट्रस्ट ओवर ऑफ द पीरियड में एक दिन में नहीं बनता है, इट टेक्स ईयर्स। एंड टचवुड वी आर ए नेम टू रेकन विथ। कोई ये नहीं बोल सकता कि नेगेटिव बात कर ले वे अपने बारे में कि। क्या नाम है आपके ब्रांड का? सुनील एंड को। सुनील एंड को। तो हमने सुनील से लिया है माल, MK एंटरप्राइजेस से लिया है। तो उनको ट्रस्ट है कि भले ही 5 पैसा ज़्यादा लगाओ लेकिन क्वालिटी का माल है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, माल उसको। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि जो है आप ही दुकानदार को बता रहे हो, सुनो ये रख लो बिकेगा ज़्यादा, मैं तुम्हारे कस्टमर को जानता हूँ, बिकॉज आप रीजनल इतना घुस चुके हैं। नहीं, बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि समझो कोई वहाँ का परचेज मैनेजर चेंज हो जाता है, जो आता है उसको दूसरा आइटम पसंद आ जाता है, अलग वेराइटी ऑफ दाल और राइस या फ्लोर हो ब्रांड। लेकिन मैं उसको बोलता हूँ कि आप लेके तो जाइए, थोड़ा कम क्वांटिटी लेके जाइए। क्यों? मेरे आप लेके जाइए, क्यों? तो जब नए आते हैं ना, वी शुड एनकरेज देम। क्या मालूम उधर चल जाए, बराबर। लेकिन हमारे को मालूम है कि वो एरिया में चलेगा, ये चलेगा नहीं है, तो कम क्वांटिटी में। तो दूसरी बार आता है, सर ये नहीं चल रहा है, ठीक है भाई, आपको नहीं चल रहा है ना तो ये लीजिए। तो हम वी पुश लाइक दैट। तो उनको गाइड भी करते हैं, उनको समझाते भी। और हमारे को मालूम है कि अब समझो लोकल, एक एग्जाम्पल, नमकीन बेचने वाले को लोकल चना दाल को अलग है। अगर बूंदी बनाना है तो उसको कांटे का चना चाहिए। अगर कोई मिक्सचर हाई एंड बनाना है तो उसको विशाल चना का चना चाहिए। हर एक रीजन का अलग से चना जो मंगाते हैं, दाल मंगाते हैं। अपने को मालूम है इसका प्रोडक्ट कैसा, फिनिशिंग कैसा आता है। आफ्टर ऑल ह्यूमन कंजम्पशन है। अगर समझो मैं आपको खारी बूंदी देता हूँ, पूरा चपटा रहा है तो आप बोलेंगे क्या है, पूरा राउंड रहना चाहिए। सही बात। तो चने का खासियत है, कौन सा रीजन का चना से प्रोडक्ट यूज़ करने में क्या होता है। तो इतने साल से रहने में सो ऑटोमेटिक जो भी आप काम करोगे, छोटा उद्योग करने वाले, इफ नंबर ऑफ ईयर्स में आप अपने आप सीख जाओगे कि क्या किधर क्या बिक रहा है, किधर क्या खपत है, क्या डिमांड है। क्या सीधा तरीका है ब्रांडिंग करने का? कोई पर्टिकुलर SKU पकड़ो, उसके हिसाब से चलो, या कैसे रहता है कि एक तरह का प्रिंटिंग होना चाहिए? हाँ, जब भी अब सुनील, मतलब एक लोगो बनाया मैंने, कि पहले रजिस्ट्रेशन में देखा कि किसी का रजिस्टर तो नहीं है, तो मैंने उसको रजिस्टर कराया कि दाल और चावल ये किसी को नहीं दोगे आप, ये सुनील, ये जो स्क्वायर में आ रहा है इसको रजिस्टर कराया। भले ही 12 साल हो गया, अभी होने वाला है। इट टेक्स टाइम।
बिकॉज टुमारो एनीवन कैन क्लेम आई कैन आल्सो पुट इट. या बाजार में तो ऐसे बैठे हैं Correct. कि ये मार्केट बिक रहा है तो बाजू वाला भी यही प्रिंट करा के ब्लॉक बना के बेच सकता है. करेक्ट, तो रजिस्टर करा है तो अच्छा है. वेरी नाइस. तो और SEQ ऐसा एक रहता है कि जो हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं उसमें हमारी क्रेडिबिलिटी है. कोई कस्टमर आके मेरे को मेरा ब्रांड का अगर डाले तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने आपको गलत माल दे दिया है, आपका ब्रांड का माल वापस लीजिए. सो कंज्यूमर आर द किंग्स. करेक्ट, सो दैट शुड नॉट हैपन. टिल डेट इट हैज़ नॉट हैपन. नाइस. अच्छा, किसी भी इंसान को अपने B2B में सुपरमार्केट तक पहुंचना है, कैसे पहुंचे वो, क्या तरीका है उसका? नहीं, B2B में मार्केट में एक होलसेल में आपको एक मार्केट लीजिए. हाँ. एक दुकान खोलिए. हाँ, अगर आपको नहीं कोई भी ट्रेडिंग में है, आप जैसे आपने बताया इतने सारे 800 ट्रेडर्स बैठे हैं, तो अब अगर आप बड़े सुपरमार्केट में कहीं जाओ या किसी बड़े ब्रांड की तरफ जाओ, या कस्टमर आपके लिए तो वो कस्टमर ही है जो आपको बड़ा मोटा ऑर्डर दे, तो उसका क्या तरीका है? चेन समझो, बहुत से चेन सुपरमार्केट्स है. हाँ, तो कोई भी एक चेन में क्यों तो इतने साल से है, वो भी है क्यों तो वो भी ऐसे ही सुपरमार्केट चेन ऐसे ही नहीं खोला. हाँ, वो भी उसमें एक 10-15 साल से है. नहीं पर आप तो पुरानों की बात कर रहे हो, जो नया आ रहा है वो कैसे घुसेगा? नए यंगस्टर्स में मॉडर्न रिटेल वाले सुपरमार्केट्स में ब्रांड वाले घुस रहे हैं. अच्छा, और ई-कॉमर्स के वजह से ये स्मॉल स्टोर्स बंद हो रहे हैं. करेक्ट. लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें अपॉर्चुनिटी है. हर एक आइटम के लिए आप सुपरमार्केट तो नहीं जाओगे. हाँ, या कोई पर वो तो जेप्टो ब्लिंकिट कर दे रहा है आदमी. कौन सा? जेप्टो ब्लिंकिट कर दे रहे हैं ना लोग. नहीं, जब तो कॉस्ट हाँ, वो हर कोई नहीं पे कर पा रहा हर कोई नहीं पेगा. और ऐसा नहीं है कि आप भी देखिए, आप कितना भी जेप्टो बैंकटो से मंगा लीजिए, आपका घर का सामान पूरा जेप्टो वाला नहीं है. आएगा. हाँ, करेक्ट, स्टोर में तो कुछ ना कुछ खरीदो. ये तो बात सच है. तो स्मॉल स्टोर खरीदिए, लोकेलिटी में खरीदिए, इनसाइड खरीदिए, मेन रोड छोड़ दीजिए. या तो इनसाइड में आप स्मॉल स्टोर लगाइए, चलेगा. ऐसा नहीं है कि चलता है, सब चलता है. आपको आपका वहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है. मैं जो एरिया में व्हाट्सएप ग्रुप से ऑर्डर ला के दे रहा है. वो उसका बंदा खुद आ जाता है आपका लिस्ट लेके, 1 तारीख को आपको क्या चाहिए. सो दैट इज़ मार्केटिंग. प्रोविजन स्टोर नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका भी व्यापार चल रहा है. हर चीज़ कोई भी कॉर्पोरेट में जाके नहीं, एज अ ट्रेडर मॉडर्न रिटेल आप जो बोल रहे हैं वो 28% ही है. बाकी का 72% स्टिल गो टू स्टोर्स. नो, आई एग्री टू दैट. आई एम सेइंग एज अ ट्रेडर, हाँ, मुझे अगर बड़े मछली के पास जाना है कि मेरे पास बल्क में ज़्यादा ऑर्डर आए, मैं नया हूँ मार्केट में, मुझे नहीं मालूम है, तो मैं कैसे जाऊँगा? अभी तो मैं छोटे में कर रहा हूँ काम जो कर रहा हूँ. हाउ कैन आई टेक दैट बिग स्टेप? now big step is you brand yourself, make your brand, then go. Otherwise, to enter that market is very competitive. Yeah. Because same product will be available, hundreds of people will come there. आपका ब्रांड Agreed. पकड़ के ले जाइए आप Agreed. कि ये मेरा प्रोडक्ट रखिए, देखिए, ट्राई करिए, भले उसी दाम पे दीजिए, कम में नहीं दीजिए, लेकिन एक बार सेल हो गया ना, ऑर्डर्स विल कम टू यू. थोड़ा सा चाहे मार्जिन बहुत कम रखिए. हाँ, मार्जिन तो स्टार्टिंग अपने को ब्रांड प्रमोट करना है तो अपने को बेयर मिनिमम रखना पड़ेगा. व्हाट इज दैट बेयर मिनिमम? बेयर मिनिमम कास्ट. अच्छा, कास्ट ब्रेक इवन टाइप्स. हाँ, ब्रेक इवन टाइप. इवन 2 years we took. मार्केटिंग कैसे करते हो उसमें? ट्रेडिंग में कुछ होती है मार्केटिंग का? कुछ मार्केटिंग बोलते स्टोर्स में हम माल रखवाते हैं. वो अच्छा, हर लोकेलिटी में एक स्टोर में रखवाते हैं. अच्छा. कस्टमर्स हैं हमारे पास, हर लोकेलिटी में एक कस्टमर है, तो उस पर सेल्फ पे लगाते हैं. हाँ, तो वो पिक होता है तो वापस उसी का ऑर्डर आता है तो पता लग जाता नहीं है. पर आप तो ट्रेडर हो ना, आप कैसे कस्टमर? नहीं, मैं आखिर वो तो लेके जाएगा मेरे से ही ना. हाँ, करेक्ट. लेके तो मेरे से जा रहा है ना. हाँ. उसको मैं बोलता है थोड़ा, फिर हमें पता चल गया कौन सा एरिया में ये ज़्यादा जा रहा है. सो मेक फ्रॉम 1 to 2-3 कस्टमर्स देयर. ओके. एंड देन पुश इन टू सम कैटरिंग वाले को बोलते हैं ये यूज़ करके देखो यार. हाँ, वो अच्छा कोई option. होटल वाले को बोलते हैं ये देखो आप, करके देखो क्या रिस्पॉन्स है. यार एक बैग ले यार, क्या भी रिस्क नहीं होता है, देखो ट्राई. प्रमोट तो दुकान से ही करते हैं, कोई ऐसा मार्केटिंग टीम नहीं है हमारे पास. ऑन बाजार में ही मार्केटिंग होती है. पर आप बोल रहे हो ना व्हाट्सएप वगैरह भी मार्केटिंग? व्हाट्सएप तो कस्टमर्स के व्हाट्सएप है अच्छा, ऑर्डर के लिए, That's नॉट फॉर मार्केटिंग, जस्ट टू गेट ऑर्डर्स. तो व्हाट्सएप पे कैटलॉग वगैरह कुछ बनाया हुआ है? कुछ कम्युनिटी वगैरह बनाते हो आप लोग? मैं कम्युनिटी बोले तो सीक्रेसी तो पहले ही चला गया है. हाँ. तो कम्युनिटी बना के और क्या करें. तो इसके लिए विल रेस्ट्रिक्ट टू फ़ोन नंबर्स ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स ऑफ आपका मेरा. हाँ, क्योंकि आप कस्टमर्स भी तो खैर बहुत
हाँ। लाखों करोड़ों में तो नहीं है नहीं ना, है, मतलब वो hundreds तो में है। हंड्रेड्स में है, तो दैट्स मैनेजेबल. दैट्स मैनेजेबल एंड वी स्टिक टू दैट बिकॉज ज़्यादा ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि हम इसको ओपन अप कर देंगे. कोई मॉडर्न टूल्स वगैरह यूज करें आपने कंपनी में? मॉडर्न टूल्स में टेक्नोलॉजी में कुछ टूल वूल इस्तेमाल करा हो, कोई सॉफ्टवेयर या कुछ? अब जैसे हमने ये ब्रांडिंग की है 2-4 प्रोडक्ट का विच वी वांट टू पुट इट इन द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ओके. then we will use the tools हाँ. to promote ourselves also. Let's see. This is my website. ए नाइस. Whether you can ready हो रहा है. हाँ. ओ यार. Ready हो रहा है. ये हो रहा है क्या? वेबसाइट है. तो ये मेरा वेबसाइट है. नाइस. इस पे देखेंगे क्या ऑर्डर आता है नहीं आता है. Or we can deliver to them or not. वेरी नाइस. Logistic. So that process is going. काइंड ऑफ रिटेल मतलब हो जाएगा. हाँ, प्रोसेस हो जाएगा. क्यों तो आप जैसा ब्लिंकिट बोले ना. So we have to क्या चैलेंजेस आते हैं इस बिजनेस में? बहुत से दिक्कत है. अगर समझो माल मैंने ले लिया बरोबर नहीं आया. हाँ. आखिर मेजरमेंट. मेजरमेंट नहीं क्वालिटी. अच्छा, क्वालिटी नहीं मेन है. क्वालिटी इश्यूज है. ओह. गलत माल आ पर गया. आप तो कह रहे हो फार्मर वगैरह जान पहचान होता है और सब नहीं वो रिश्तेदारी फार्मर है. से नहीं, वो तो रिपोर्ट के लिए हाँ. forecast what can be purchased or not. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. I'm talking about some of the miller अच्छा. has sent some good subsidies. How to, that's a major issue. आज भी क्वालिटी में दिक्कतें आती हैं. क्वालिटी बोले तो एट द टाइम ऑफ सीजन स्टार्टिंग जब नया माल चालू होता है ना, वो एक महीना बहुत क्रूशियल रहता है. पुराना ब्रांड ध्यान है ऑर्डर दिए है, हाँ. वो सही नहीं आया, वो रीजन में ये बार तुअर बरोबर नहीं है. उसने बना के एक गाड़ी भेजा है, लेकिन वो लॉट तो बेचना पड़ेगा. किसको बेचे? वापस जाएगा नहीं. इतना साल का संबंध है. वो बोलेगा बेच के दे दो, क्या भी भाव लगा लो आप. तो दैट इज़ वन. सेकेंड इज़ ये पेमेंट का जो शेड्यूल है ना, उसमें ट्रैक बहुत रखना पड़ रहा है हमारा. अच्छा. पेमेंट्स रिकवरी में, सेल्स में. सेल्स में हाँ हाँ हाँ. बहुत दिक्कत आता है. कभी जैसे क्या? होल्ड हो गया तो पेमेंट, लेकिन हमारे को तो पेमेंट कमिट करना ही है. सो 2000 तो आप ही नहीं कहते भाई वहाँ से होल्ड है, मैंने भी होल्ड कर दिया? वो कमिटमेंट है. फिर मेरे में उसमें क्या फ़र्क है? किसी को बेच ले वो, बराबर. मेरे को ही क्यों बेचे? 2 रुपये कम मांगा मैंने, क्यों मेरे को बेचता है? पेमेंट होना है, उसको देना है. सो दोज आर वेरी मच कंसर्न समटाइम्स इन अबाउट इफ यू टेक ईयरली 3-4 टाइम्स दैट क्राइसिस कम्स, वी हैव टू हैंडल एंड गेट आउट ऑफ दैट. टफ है यार. रोज पेमेंट करना है. पैसे आए नहीं हो, पेमेंट तो रोज करना है. सही. और कोई चैलेंज इसके अलावा? बाकी देखो, मॉडर्न रिटेल आ रहा है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ रहा है, कंज्यूमर का टेस्ट बदल रहा है. हर एक को अपने घर पे माल चाहिए, चाहे फिनिश प्रोडक्ट चाहिए या रॉ मटेरियल चाहिए. सो लॉजिस्टिक्स इज प्लेइंग ए मेजर रोल एंड स्मॉल ट्रेडर्स और होलसेल ट्रेडर, हाउ दे कॉम्पीट, हम कैसे कर सकते हैं उनको ये ई-कॉमर्स वालों के. बिकॉज हम तो कोई फ्लाई बाय नाइट कंपनी तो नहीं है. हमारा तो जमी हुई दुकान है. हम तो उसको क्लोज भी नहीं कर सकते, ज़्यादा बढ़ावा भी नहीं दे सकते. ई-कॉमर्स वाले भी चले भी जा रहे हैं. आउट ऑफ मैंने जो स्टार्टअप को 10 कंपनी को माल दिया है, 8 कंपनी तो वाइंड अप हो गई है. लेकिन बट दे आर इनरोडिंग द कस्टमर बेस with subsidized means rates. Like suppose what you say 100 में माल लेके 99 में माल बेच देते हैं. तो so that pricing they are going for bookbinding because whole economics of trade is changing. That we have to tackle and safeguard ourselves. Correct. Yes. And as an association maybe. Predatory pricing. You can call that. Correct. Which the case is there in high courts, but judgment does not come for 10 years. तो एसोसिएशन वगैरह काम We are doing that, but it is not in our hand. Government has a policy. Government because has. They have brought them. You cannot say, I want to sell at 50 rupees for a cost of 100 rupees. How can I tell you not to sell? Yeah. So those challenges are there because of the multinational companies. For a small trade or wholesale trade, for any segment. अनाज का ही बात. हाँ मतलब overall. Overall. That is the major
विच इज़ व्यापारी को आज प्रॉब्लम सोच में पड़ गया है कि इसको कैसा टैकल करें। बाकी व्यापारी जिसका काबिलियत है, जिसका मेहनत है, जैसे जैसे उसके हिसाब से चल रहा है। क्यूसी में कभी फेलियर हुआ है आपका? कोई सब माल आया हो उसका क्यूसी करते हो आप, क्वालिटी चेक करते हो? हाँ, क्वालिटी चेक में हुई तो मैं बोला ना, माल खराब आ गया तो क्या करना। नहीं, लेकिन आपसे ही गलती हो गई हो कभी? आगे आपने आगे माल दे दिया, वो माल खराब। अगर देता हम रिटर्न ले लेते हैं। अच्छा, आप ले लेते रिटर्न लेते हैं, लॉजिस्टिक समेत लेते हैं, पैसा भाड़ा आने जाने का भाड़ा हम देते हैं, हमारे से मिस्टेक है। तो क्या कैसे होती नहीं, रॉन्ग गलतियां? डिलीवरी समझो ह्यूमन एरर हो जाता है कभी। हमने लिखने में या ना मैंने बोल कर दिया या मेरे डिलीवरी बॉय ने बोल कर दिया कि माल था कुछ और, लिख कुछ और दिया। वो ब्रांड समझो कोई कंफ्यूज हो गया उसको। हाँ, क्यों, एक समझो एक ब्रांड 999 चना दाल भी आता है, उड़द दाल भी आता है, मूंग दाल भी आता है, उसकी जगह वो चले गया, इसकी जगह ये चला गया। नहीं, ये तो मिस्टेक है, लेकिन क्यूसी करने में, क्वालिटी में कहीं भी अगर समझो मैंने देखा नहीं, माल बिक गया अंदर, माल लॉट चला गया 2 टन, वापस मंगाते हैं, रिप्लेस करते हैं, गुड क्वालिटी। वर्म्स आ जाते हैं, हाँ करेक्ट, वर्म्स आ जाते हैं, दोज इश्यूज, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी कैन नॉट पुट ब्लेम ऑन हिम, पैसा वापस लेना है ना। करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा, प्राइस ऊपर नीचे जब होता है, आपने माल ले लिया, प्राइस जैसे आपने बताया कि मार्केट क्रैश हो गया या कम हो गया, तो ये मैनेज कैसे करते हो? नहीं, देखो, क्योंकि प्राइस तो आपके हाथ में नहीं ना, ऊपर नीचे होता है। प्राइस होता है, अगर बाजार में माल बेचना है, वॉल्यूम में बेचना है, बाजार के हिसाब से बेचना पड़ेगा, भले आपका कैस्टिंग कुछ भी हो। अच्छा, और एक ऐसा साइकिल है फूड में, इतने साल से हैं, अगर देख के परचेजिंग बरोबर किए, योर मैथमेटिक्स और योर परचेजिंग इज़ वेरी करेक्ट। परचेजिंग में अगर भूल चूक हो गई तो आपको नुकसान होने वाला है। परचेजिंग में बहुत बड़ा महत्व रखता है, 2 पैसा बचाना है, कमाना है, परचेजिंग में ही करना है। फ्लक्चुएशन अगर समझो भाव क्रैश भी हो गया, 1-2 में चले जाएगा, लेकिन ओवरऑल में नहीं जाएगा। और एक साइकिल ऐसा है कि अपने एग्रेरियन में 3-4 साल में कोई भी चीज़ का भाव आता है तो वी गेट दैट 3-4 days, बट वी हैव द पेशेंस बिकॉज वी आर इनटू इट। करेक्ट। हाउ डू यू स्केल दिस बिजनेस? इसमें आप फैलाते कैसे हो, बड़ा कैसे करते हो इस बिजनेस को? कस्टमर बेस, कैसे? like more number of customers, more number of I can. बट हाउ डू यू आइडेंटिफाई, व्हाट डू यू डू फॉर दैट? कि आज मैं साउथ में बेच रहा हूँ, बैंगलोर बेच रहा हूँ, मुझे तमिलनाडु बेचना है, हैदराबाद बेचना है, बम्बई बेचना है। Those segments, that is for supply of goods, very risky. अच्छा, समझो रिजेक्ट हो गया, हाँ मैंने माल इंदौर से लिया, हैदराबाद सप्लाई कर दिया। हाँ, अभी आज ही का केस है, एक ने इंदौर से माल बेचा है, होसुर बेचा है, माल रिजेक्ट हो गया। 45,000 ऑलरेडी लॉजिस्टिक का दे दिया। है, आने रिटर्न गया तो 90,000 आएगा। हाँ, ये तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। इसकी क्वालिटी, इसमें कोई तकलीफ नहीं, इतना है कि रेन गार्ड ने बारिश कर दिया, एक स्मॉल होल आ गया, अंदर पानी चले गया, उतना ही। सो उसमें 90,000 का कब क्या हो जाए उसके लिए हम रेडी है। नहीं, रिस्क है, लेकिन स्केल फिर आप कैसे करते हो? आप मतलब वही आप कह रहे हो कि आप उतना स्केल करते हो, इतना आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ता जाएगा। इतना मेरा कैपेसिटी है। हाँ, एक सीमा होती है हर एक के आदमी की, कि मेरे को इतना उधार दे सकता हूँ मैं, या मेरा इतना होल्डिंग कैपेसिटी है प्रोक्योरमेंट में, और मेरे को बेच सकता हूँ मैं, कैपेसिटी है मेरे होल्डिंग की, 3 में रख के भी बाद में भी बेच सकता हूँ। उसका अपना अपना लिमिटेशन से, अपने अपना जैसा टर्नओवर है, कस्टमर बेस है। मेन सप्लाई चेन तो इंडिया में कहीं से भी मंगा लेता हूँ, कितना ट्रक भी मंगा लेता हूँ। बेचना ना, मेरा सेल होना मेन वही है। मेन सेल्स, कस्टमर आपके हाथ में चाहिए, और उनकी कैपेसिटी, आपका टर्नओवर कितना, उस पर निर्भर करता है। नहीं, हाउ गुड योर कस्टमर बेस इज। करेक्ट। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मान लो अभी मैं छोटा बिजनेस कर रहा हूँ, मैं एक स्मॉल ट्रेडर, अभी मैं देख रहा हूँ, ये वीडियो देख रहा हूँ, है ना, ये यूट्यूब पे। अब मैं छोटा धंधा कर रहा हूँ, मुझे बड़ा होना है, तो कस्टमर बेस रमेश जी के द्वारा मुझे पता चले कैसे होगा वो, नहीं, कुछ तरीके, नहीं, कुछ नुस्खे। नहीं, सेल्स जैसा बढ़ाना है, कस्टमर्स बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। कैसे बढ़ाओगे भाई? वो सेगमेंट में समझो, 1 स्टोर में दे रहे हैं, 5 स्टोर में दे रहे हैं, 25 स्टोर में दीजिए। कैसे दूंगा? वही तो बात है ना। कस्टमर तो अगर 25 समझो में मार्केट में आपके पास ऑटोमेटिक कस्टमर आ जाएंगे। समझो आप कहीं भी एक कपड़ा बेच रहे हो, लोगों को मार्केट में पता चल गया इनके पास भी माल है, तो आएगा कस्टमर।
नहीं, लेकिन वो तो कस्टमर खुद आएगा, जब आएगा तब आएगा, हमें तो नहीं तो आप उसके स्टोर में जाइए, अच्छा स्टोर में जाइए, आप फ़ोन करिए, व्हाट्सएप करिए, कम्युनिकेशन करिए, मेरे पास भी अवेलेबल है भाई। लेकिन मोस्टली हमारे व्यापार में कस्टमर खुद आ जाता है, आता है, उनको लेना है, उनको तो मालूम है मतलब बाजार में। स्केल भी जो है वो डिपेंडेंट है कस्टमर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर के हाथ में जब कम। तक मैं अब समझो एक होटल वाला एक 500 होटल इडली बेचता है, हाँ एक आदमी 5000 इडली बेचता है, करेक्ट, तो कस्टमर फ्लो के ऊपर है। हाँ आखिर कस्टमर फ्लो रहना चाहिए, वो फ्लो कैसा हुआ उसके लिए अपने को वैसा प्रोडक्ट क्वालिटी समझ गया। रेट प्राइसिंग रखना पड़ता है। नहीं मतलब मेरा बस यही थॉट है जानने का कि मैं 5000 वाले ऐसे 5 अगर बना लूँ, कैसे बनाऊँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो छोटे छोटे 5-10 को जानता हूँ। कस्टमर फ्लो है या फिर कम्युनिकेशन है, आपका नेटवर्किंग है, आप जाइए मार्केटिंग करिए, तो उसके ऊपर निर्भर है आपका नेटवर्क। आपने मार्केटिंग कभी करी ऐसे? नहीं, एक्सेप्ट तूर दाल जो शुरुआत में पौंडीचेरी तक, बाद में नहीं किए, अच्छा, कभी नहीं? कभी नहीं किए। कस्टमर से कस्टमर माउथ स्प्रेडिंग, ये कस्टमर वो दूसरा कस्टमर को लेके आ गया, नाइस, वो कस्टमर बोला ये क्वालिटी इनके पास माल ले, भले ही पूरा माल नहीं लिया, 2 आइटम लेके गया मेरे पास, तो 2 आइटम सेटिस्फाइड है, तो तीसरा आइटम भी नेक्स्ट टाइम आके लेके गया वो। अच्छा, नए ट्रेडर को कौन सी ऐसी गलतियां जो अवॉइड करनी चाहिए, जो नया नया इस बिजनेस में आ रहा है, ट्रेड के पल्सेस और फूड तो ग्रेन्स? अगर नया नया ट्रेडर आया तो फर्स्ट तो वो मार्केट का स्टडी करे बगैर माल खरीदना नहीं चाहिए। ठीक है, अवॉइड करें। सेकेंड इज, जिसको कस्टमर को माल दे रहा है उसके ऊपर उसको बैकग्राउंड उसको मालूम रहना चाहिए कि पेमेंट प्रॉम्प्ट वाला है नहीं है। ठीक, और थर्ड, टेम्प्ट में नहीं आना चाहिए कि भाव ज़्यादा दे रहा है, पैसे नहीं आए तो क्या करेंगे। सो दीज आर द 3 फंडामेंटल्स एंड वी हैव टू वेरी कॉशियस। जो भी नया व्यापार में अनाज में आना चाहता है इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक परचेजिंग में ध्यान रखना है कब क्या माल लेना है, दूसरा पेमेंट पे जिसको माल दे रहा है पेमेंट है नहीं है, बैकग्राउंड पता करके जाना चाहिए। और जब तक बैकग्राउंड नहीं पता है माल नहीं देना चाहिए। समझ गया। अच्छा, रिस्क टेकिंग, नेगोशिएशन, ये सब इनबॉर्न टैलेंट होते हैं या ये धीरे धीरे निखरते देखो, हैं? कोई भी जब पैदा होता है सब सीखते हैं, हाँ या किसी को देख के सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, या अनुभव से सीखते हैं। हाँ, और ए पीरियड ऑफ टाइम पेशेंस का काम है। जो भी व्यापार ओवरनाइट कोई एम्पायर बिल्ड नहीं होता, बराबर है। हाँ। तो साल भर में आप सीख भी जाओगे किधर आपको तकलीफ हुआ है, किधर आप अटके हैं, किधर आपने किया। एक साल भर का एक्सपीरियंस अगर आप बरोबर ऑब्जर्व किए तो अपने आप सीख जाओगे। नेगोशिएट आप करते हो? हाँ, नेगोशिएट तो करते हैं। कैसे करते हो? व्हाट इज योर वे ऑफ? सपोज आज ही का बात लो, अभी मेरे को 10 टन माल चाहिए था, तो उसका भाव 7750 था। Okay. मैं तो बोला देखो भाई, दूसरा मार्केट में स्टडी किया हूँ, कम है, और देख लेते हैं हम भी कि व्यापार कम है तो हम स्क्वीज कर लेते हैं थोड़ा। आपको मन में ये रहना चाहिए कि जो भी मैं माल मंगाऊंगा मैं मेरा कमिटमेंट उस टाइम पे करूंगा। दैट हॉनेस्टी, प्रॉम्प्ट पेमेंट व्यापार में विल मेक यू टुमारो ए बिग मैन। वंडरफुल यार। अच्छा, अभी कितनी दुकानें हैं आपकी मार्केट में? अभी मार्केट में 4 दुकान है। 4 दुकानें। शुरू किया था आपने एक से? वो तो सिस्टर कंसर्न्स बना है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई किए, हाँ। तो सबको स्पेस रहना, दुकान रहना, सबका अलग अलग ब्रांडिंग है। खत्म करने से पहले एक छोटा सा रैपिड फायर हाँ, ओके, राउंड है। फाइन। छोटे से सवाल हैं, हाँ, क्विक आंसर देने हैं, ठीक है। फिर जो है हम आपको इजाजत देंगे। ओके, तो रैपिड फायर पे आते हैं, रैपिड फायर शुरू करते हैं। तो सबसे सॉलिड मार्जिन किस एसक्यू साइज में है? 500 ग्राम, 1 किलो, 5 केजी या 25 केजी रिटेल फॉर्मेट? 500 ग्राम 1 kg। मंडी में आपने सबसे अजीब या फनी डिमांड क्या सुनी है? फनी डिमांड, कोई कंज्यूमर आ जाता है होलसेल के दुकान में आके 50 ग्राम दो बोलता है। अच्छा, 1 किलो दो बोलता है। हाँ, ये बहुत कॉमन है, ये मैंने भी बहुत तो सुना। हम भाव बोलते हैं, उसको बहुत फर्क नजर आता है, हाँ, तो वो बोलता है मेरे को 1 किलो ही दे दो यार, किलो ही दे दो। निकाल के दे दो, ये भाव में हमारे से वहाँ 5 रुपए ज़्यादा ले रहे हैं। सही। ट्रेडिंग में कोई ऐसा जुगाड़ जो आज भी याद करते हो और हंसी आती है, या कभी कभी लगता है यार ये भी क्या है? जुगाड़ में समझो बातचीत में ऐसे ही चलते फिरते कोई टेम्प्ट हो जाता है हाँ, कि मैं 10 गाड़ी ले लेते हैं, तो 2-4 आदमी मिलके 5 गाड़ी ले लेते हैं। मालूम पड़ता है कि शाम में उसका लाखों का नुकसान हो गया। अरे तो ये जुगाड़बाजी में ना, ये जो सिंडिकेट बना के खेलते हैं ना, हाँ, उसमें ये जुगाड़बंदी में मरते हैं लोग। हाँ,
आज अगर 5 से 7 लाख से शुरू करना हो तो पहली कौन सी मशीन आप लोगे, या कहाँ पे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा आज आपका? मैं 5 से 7 लाख में तो टायर 2 सिटीज़ में मैं एक दुकान लूँगा, एक स्मॉल लैपटॉप लूँगा इंटरनेट के साथ, और चाहे होलसेल का एक प्रोडक्ट चुनूँगा और अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करके शुरुआत कर सकते हैं अपन। वेरी नाइस, कर सकते हैं। वेरी नाइस। कैश डिस्काउंट वर्सेस क्रेडिट सेल, आपका डिफॉल्ट पिक क्या है? सी नॉर्मली नाउ अभी अगर टर्नओवर मास टर्नओवर करना है, होलसेल करना है, ग्रो होना है, क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा विथ ट्रस्ट। ओके, सो दैट वाज इट। Yeah. थैंक यू सो मच रमेश जी, थैंक यू आने के लिए, Thank you. बॉसकास्ट की शोभा बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अगर ये स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया तो अपने बिजनेस के लिए पहला कदम लीजिए बॉसवाला के साथ, इंडियाज नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम भारत। बॉसवाला ऐप में मिलते हैं 500 से ज्यादा कोर्सेज 6 भाषाओं में, एक स्मार्ट BBAI टूल जो आपको बिजनेस चूज करने और शुरू करने में मदद करेगा, बिल्ट इन टास्क ट्रैकिंग और डायरेक्ट एक्सेस टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थ्रू एक्सपर्ट कनेक्ट। बिजनेस स्टार्ट और ग्रो करने के लिए जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह पर। अभी डाउनलोड करिए बॉसवाला ऐप, लिंक चैनल के प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बॉस वाला, बी द बॉस।